यस 12th क्लास, अब ईथर का सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक लेबोरेटरी मेथड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल फ्रेमवर्क है ऑन पेपर राइटिंग का वो क्या है, हमने लिखा RONA और RX। ठीक है, RONA और RX, इसमें SN2 अटैक होता है और ईथर बनता है। कैसे बनता है जरा इस पर गौर करिए। आपने हैलाइड वाले चैप्टर में, ये वाले RX वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एसिड रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, उस एसिड रिएक्शन में आपने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े थे। कौन से होते थे? NU, है ना, जिन पे माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप गौर करिए, RONA में Na+ है और O पर माइनस है, यानी ये जो RO- नाम का जो डिजाइन है, क्या मैं बोल दूं ये एक न्यूक्लियोफाइल है? ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक है, इट इज अटैकिंग। यहाँ पर SN2 अटैक ये देता है, SN2 अटैक की कंडीशंस होती है और SN2 अटैक में ये RO- इस R पर अटैक करेगा। SN2 अटैक कैसा होता है? बैक साइड अटैक होता है, R पर अटैक करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन से X जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर RO- ने R पर अटैक किया, X बाहर निकल गया, X- की फॉर्म में निकला, Na+ की फॉर्म में था, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? साइड प्रोडक्ट NaX बना और बचा क्या? ROR, यानी ईथर जो आपकी मेन यील्ड थी, मेन प्रोडक्ट था, वो आपको नजर आ गया। ठीक है, यहां पर ये तो सिंपल फ्रेमवर्क है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की वो ये है कि जो RX का जो R है, ठीक है, RX का जो R ग्रुप है, यानी जो हाइड्रोकार्बन ब्रांच है, ये प्राइमरी होनी चाहिए, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी यानी 1 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये आप सब जानते हैं कि SN2 अटैक में स्टेरिक हिंड्रेंस जितना मिनिमम हो उतना अच्छा होता है। तो मिनिमम हिंड्रेंस कहां पर होगी? 1 डिग्री पर होगी, इसलिए ये 1 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जो RO- में R यानी हाइड्रोकार्बन ब्रांच है, जिसको हम यहाँ पे R' से, दोनों R को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसे R' कर देती हूँ। तो अगर ये R' के बाद देखें तो RO वाला R कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एरोमेटिक, बेंजाइल एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। एक्सेट्रा का मतलब आपने पढ़ा था अलाइल, विनाइल, अराइल। ठीक है, ये सारे यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो शॉर्टकट में जितनी भी तरह के हाइड्रोकार्बन ब्रांच बन सकते हैं, सारे के सारे RO- के R में सेटल हो सकते हैं, लेकिन RX का जो R है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो RONA में ये वाला साइड देखिए। ठीक है, इसमें जिस कार्बन पर O जुड़ा है उस कार्बन की जरा डिग्री चेक करना। 1 2 3, 3 डायरेक्शन में 3 कार्बन से जुड़ा है, क्या मैं बोल दूं ये 3 डिग्री R है? ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री चेक करो, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है इसके नेबर में एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है, यानी विलियमसन की कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो आप सिंपली SN2 अटैक कराएंगे और इस 3 डिग्री वाले O के टुकड़े को इस CH3CH2 से आप जोड़ दीजिए और देखिए इस डिजाइन का ईथर यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो बेंजीन है C6H5, फिर CH2 है, फिर O है। बेंजीन के बाहर पहला नेबर कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक होता है। तो ये जो टुकड़ा है कौन सा? बेंजीन से CH2 तक का, दैट इज बेंजाइल। और O, तो ये बेंजाइलिक R के साथ ONA है। और देखो मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी 1 डिग्री की तरह से ही काउंट होगा, छोटा है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस से SN2 अटैक हुआ और इस तरह से यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो इन शॉर्ट विलियमसन सिंथेसिस का फ्रेमवर्क ये होता है, जिसमें RX हमेशा 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए, लेकिन RONA का जो R है वो किसी भी डिजाइन का हो सकता है। चलिए अब आते हैं विलियमसन के लिमिटेशन पर। लिमिटेशन में यहाँ पे मेंशन है कि इफ RX यानी एल्काइल हैलाइड, इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड 2 या 3 डिग्री है, then what will happen? Then elimination reaction occurs and alkene is the major product. देखो पहले मेजर माइनर की हम बात करते हैं। तो अगर एसिड रिएक्शन हो रहा होता है तो ईथर बन रहा होता है। ठीक है, एसिड यानी सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन बनता है। इस कहानी में, इस रिएक्शन में दोनों कहानियां साथ साथ चलती हैं, यानी एलिमिनेशन और SN2 रिएक्शन कंपटीशन में होता है। ठीक है, और कंपटीशन में जो जीतेगा
उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो हारेगा उसका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों के बनते हैं। मैंने जो भी SN2 रिएक्शन बताई उसमें भी दोनों कहानियां होती थी, लेकिन एलिमिनेशन इतना माइनर जाता था कि ऑलमोस्ट वो अपीयर ही ऑब्जर्वेबल अमाउंट ही नहीं मिलता था। इसलिए कंपटीशन में जो टीम हारी थी, जो रिएक्शन हारी थी, एलिमिनेशन उसका कहीं जिक्र ही नहीं था। लेकिन जब हम 2 और 3 डिग्री हैलाइड लेते हैं तो यहां पर भी ईथर का फॉर्मेशन यानी SN2 रिएक्शन और एलिमिनेशन यानी एल्कीन का फॉर्मेशन, दोनों रिएक्शन कंपटीशन में चल रही होती है। बट इस कंपटीशन में जीतने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? एलिमिनेशन। इसलिए SN2 रिएक्शन क्योंकि हारी हुई रिएक्शन हो जाती है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट ईथर माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर लिमिटेशन क्या है कि अगर हम ये वाले कॉम्बिनेशंस ऑफ हैलाइड एंड RONA लेंगे तो जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए था ईथर, वो ना मिलके एल्कीन मिल जाएगी। यहां पे गौर करना, जिस कार्बन पे क्लोरीन है उस कार्बन की डिग्री चेक करो। इस कार्बन से इधर भी CH3 इधर भी CH3, यानी क्या मैं बोल दूं ये 2 डिग्री हैलाइड है। इसी तरह से इस कार्बन की डिग्री चेक करिए जिसपे ब्रोमीन अटैच्ड है, 3 साइड पे कार्बन है यानी 3 डिग्री हैलाइड है। तो जब भी हैलाइड वाला R 2 या 3 डिग्री है मतलब ब्रांच्ड है। जब भी डिग्री बढ़ती है तो ब्रांचेस बढ़ती है। ठीक है, तो जब भी ब्रांच है तो यहां पर मैंने आपको बीटा एलिमिनेशन सिखाया था, वो लगेगा। कैसे लगेगा? जिस कार्बन पे क्लोरीन है उसे अल्फा बोल दीजिए, उसके दोनों नेबर कार्बन को बीटा। दोनों आइडेंटिकल है तो मैं किसी एक बीटा को ले लेती हूँ। तो एक साइड से Cl और दूसरे बीटा कार्बन से H, यानी H और Cl हट जाएगा। ठीक है, और H और Cl कैसे हटेगा? Na तो Cl के साथ जाएगा और CH3OH के साथ में जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बने NaCl और CH3OH, और इन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ गया? एल्कीन यानी डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से अब यहां पर फिर से देखो, ये जो कार्बन है 3 डिग्री है। ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन, इसके नेबर में 3 आइडेंटिकल बीटा कार्बन है। किसी भी एक को हम मार्क कर लेते हैं, से हम इससे रिएक्शन कराएंगे। तो अल्फा कार्बन का ब्रोमीन हटा दो, बीटा कार्बन का H हटा दो। ठीक है, ब्रोमीन को किसके साथ हटाना है? Na के साथ, और O को H के साथ में हटाना है। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से विलियमसन सिंथेसिस 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड पर ईथर फॉर्मेशन के लिए फेल हो जाती है। दिस इज इट्स लिमिटेशन। करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथरल ऑक्सीजन। ठीक है, इथरल ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? ROR में ये जो ऑक्सीजन है ईथर में, दैट इज इथरल ऑक्सीजन। तो इसके फ्लो चार्ट पे जब हमने किया था, ये फ्लो चार्ट मैं NCERT के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ठीक है, ईथर में और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन अभी मैं NCERT की अकॉर्डिंग करा रही हूँ, इसलिए इतना ही पार्ट पे ले रही हूँ जितने NCERT में है। तो इसमें रिएक्शंस विद H+, रिएक्शन विद BF3 और रिएक्शन विद RMGX है। ठीक है, H+ का क्या मतलब है? H+ ये प्रोटॉन, यानी कोई भी जो एसिड होता है वो एसिड का H+ देता है, इसलिए वो एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इस H+ से हमें मतलब है, तो यहां पर ये एसिड इन जनरल में रिप्रेजेंटेशन लिख सकती हूँ। ठीक है, H+, HCl, H2SO4 जो भी आप ले रहे हैं उससे H+ मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये H+ का मतलब देखिए, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दे तो क्या मैं बोल दूं कि इसका जो ऑर्बिटल होगा H+ का पूरी तरह से खाली होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये इसको देगा। ठीक है, जब ये इसको देगा तो H के मतलब इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा तो H के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये O का H के साथ बॉन्ड बना और जो H पे प्लस चार्ज था वो O पर अपीयर हो गया। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये प्रोटोनेशन ऑफ ईथर भी कहा जा सकता है? ईथर का प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटॉन जुड़ गया, इसी कहते हैं 2 बार एल्काइल है इसलिए डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन यहां पर फॉर्म हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन इज BF3। अब BF3 पर भी गौर करिए, बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड। ये बताओ बोरॉन ने कितने सिंगल बॉन्ड्स बनाए? 3। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब बोरॉन इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट में कितना इनकम्प्लीट? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। 2 की कमी मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल। शॉर्टकट में ये कहना चाहती हूँ कि बोरॉन जो है वो क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसमें एक ऑर्बिटल पूरा खाली। ऑक्सीजन के पास बैकअप में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो ये कहेगा कि ठीक है मैं अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ में शेयर करता हूं
तो जब वन साइडेड शेयरिंग होती है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ शेयर किया जाएगा। कैसे शेयर किया जाएगा? देखो, 2 में से एक लोन पेयर तो यहाँ पे शो हो रहा है और एक लोन पेयर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर चला गया और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ईथर के उन्हें हम कहते हैं ईथरेट। ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना है? BF3 के साथ, तो इसका नाम लिखा गया BF3, मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। कॉम्प्लेक्स में ये देखिए मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनाया है। कोऑर्डिनेट यानी वन साइडेड बॉन्ड। देन रिएक्शन विद RMgX। RMgX यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इधर पहले यहाँ पे देखिए 2 मोल्स मैंने इधर लिखा है और RMgX के साथ में रिएक्शन है। यहाँ पर भी जो Mg एटम है उसकी यही कहानी है। इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखिए Mg ने कितने बॉन्ड बनाए अपने अराउंड? 2 बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही हुआ। तो क्या मैं बोल दूं कि Mg का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है? क्योंकि इनकम्प्लीट है, ऊपर की कहानी की तरह ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कैसे लिया देखिए, तो Mg के अराउंड एक ईथर यहाँ ओरिएंट कर दिया गया, एक ईथर यहाँ ओरिएंट कर दिया गया। इसका ये जो 2 लोन पेयर था, 2 में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ गया। तो दोनों ने मैग्नीशियम को अपना अपना एक एक पेयर दिया और इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 मोल ईथर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या मैं कॉम्प्लेक्स का नाम बोल दूं? ईथरेट। किसका ईथरेट? GR ईथरेट। GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथरेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इस ईथरेट की, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की एक खास बात और है, क्योंकि 2 ईथर ने ग्रिग्नार्ड को ट्रैप कर लिया, तो ये जो दोनों ईथर हैं ये ग्रिग्नार्ड के लिए, स्टोरेज के लिए एक सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। तो इसलिए ड्राई कंडीशन में, एनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड को इन ईथर नाम के सॉल्वेंट में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड काफी रिएक्टिव होता है और कहीं पर भी अगर उसे H+ दिखेगा तो उसके साथ में कंबाइन करके ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर आप ये वाली लाइन नोट कर लीजिए कि ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं कि ईथर इज यूज्ड एज अ गुड सॉल्वेंट। Ether is a good solvent for GR, ठीक है, to store it। इसकी स्टोरेज के लिए ईथर एक गुड सॉल्वेंट है। अब सेकेंड कैटेगरी पर आते हैं, रिएक्शंस ऑफ CO बॉन्ड ब्रेकिंग। मैं अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ और उस फ्लो चार्ट में CO बॉन्ड ब्रेकिंग में फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शन विद HX। तो रिएक्शन विद HX में पहले कंडीशन है कि अगर ईथर के साथ आप 1 मोल HX डालते हैं। अच्छा, HX क्या है? HF, HCl, HBr, HI, चारों एसिड्स हो गए। ठीक है, अगर 1 मोल डालते हैं तो और 2 मोल डालते हैं तो 1 मोल में देखिए HX यहां से टूटेगा और ईथर का R बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, किसी भी एक साइड के O और R के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, R के साथ में X और O के साथ में H को सेटल कर दो, तो क्या बन गया? ROH और RX बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अच्छा, अगर 2 मोल HX हैं तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन के दोनों साइड के बॉन्ड्स को तोड़ना है। ठीक है, जो 2 टुकड़े बने R और R, उनको 2X के साथ, 2 मोल है ना, यानी 2 मोल X होंगे तो RX और RX 2 अलग अलग बन गए और 2H सेंटर वाले ऑक्सीजन के साथ में जाएंगे तो HOH यानी कि वाटर बन गया। इस तरह से रिएक्शन होता है। अब क्या है कि जो 2 मोल के साथ रिएक्शन है वो तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, इजीली प्रोडक्ट बन जाते हैं क्योंकि सारे बॉन्ड यहाँ पे टूटने हैं। लेकिन जहां पर 1 मोल HX है वहां पर परेशानी ये आती है कि अगर दोनों R अलग हैं, सपोज एक R है और एक R' है, तो कौन सी साइड का बॉन्ड तोड़ा जाए और कहां पर H और कहां पर X को लगाया जाए। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों R अलग होते तो इसकी जगह ये बॉन्ड भी टूट सकता था और अगर ये बॉन्ड टूटता तो प्रोडक्ट कुछ अलग तरह का बनता। ठीक है, तब प्रोडक्ट क्या दिखता? तब आपको R' दिखता और ROH, यहां पर ये R' है। ठीक है, तो इस तरह से या तो ये कॉम्बिनेशन मिलता या ये कॉम्बिनेशन मिलता। अब कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए मैं अब नेक्स्ट में इस केस को स्टडी डील कर रही हूं। 1 मोल HX अगर लिया जाता है
अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ में, तब किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम डिसाइड करते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ HX पर अब हम आते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ HX के साथ में जैसे मैंने आपको ईथर दिया, एक R है और एक R' है, दोनों साइड पर R की ब्रांच है। इसके एक आपको पहले शॉर्टकट देती हूँ। शॉर्टकट ऐसा है कि इन दोनों R में से, ठीक है, इन दोनों R में से इफ एनी वन ऑफ द R ग्रुप, दोनों में से कोई एक भी R ग्रुप अगर इन तीनों में से किसी एक डिजाइन का है, क्या है 3 डिग्री एल्काइल। 3 डिग्री एल्काइल का क्या मतलब होता है कि जैसे ये कार्बन है, कार्बन के अराउंड 3 कार्बन की ब्रांच है, यानी कि जो सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, ये 3 डिग्री है। तो यानी अगर ऐसा वाला डिजाइन, ये वाली ब्रांच अगर अटैच्ड है ओ पर या अलाइल, अलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाद फर्स्ट नेबर, ठीक है, sp3 नेबर है, डबल बॉन्ड के बाद जो फर्स्ट नेबर कार्बन है दैट इज अलाइलिक कार्बन। तो इस कार्बन की वैलेंसी से अगर ये जुड़ा हो, या बेंजाइल, बेंजीन के बाहर फर्स्ट नेबर, ठीक है, यहां, और फिर ये फ्री वैलेंसी इसके साथ में जुड़ा हो, अगर इन तीनों में से किसी भी एक डिजाइन का R ग्रुप यहां या यहां है, तो X हमेशा गोज विद देम, ठीक है, देन X ग्रुप गोज विद देम, X इन तीनों के ही साथ जाएगा। तीनों से आप कंफ्यूज मत होना, तीनों में से कोई एक ही लगा होगा, है ना। और अगर ये दो लगते हैं, एक साइड पर ये, एक साइड पर ये, तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अभी एग्जांपल हम ले लेंगे। तो अगर ये 3 में से कोई एक डिजाइन है, तब तो X इन्हीं के साथ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज X ग्रुप गोज विद द स्मॉलेस्ट R ग्रुप। अदरवाइज इन दोनों में से आप देख लो, अगर कोई ऐसे डिजाइन के नहीं है, तो आप X ग्रुप को उस R के साथ में अटैच कर दो जो दोनों में सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है और इसके हम एग्जाम्पल पर आते हैं। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए, CH3OCH2 बेंजीन, ठीक है। इन दोनों के पहले O के अराउंड इन दोनों की हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। नेमिंग के अराउंड देखो, O से CH2 बेंजीन जुड़ा है, क्या मैं इतने टुकड़े को बेंजाइल कह दूं? देखो ध्यान से देखो, बेंजीन के बाद फर्स्ट नेबर पर O अटैच्ड है, तो दैट इज बेंजाइल। और ये वाला टुकड़ा क्या है O के अराउंड, मिथाइल। अब वो जो शॉर्टकट था उस ट्रिक पर आओ, तो उसमें बेंजाइल था, ठीक है। कौन से 3 थे, 3 डिग्री एल्काइल था, बेंजाइल था और अलाइल था। तो बेंजाइल है, यानी उन तीनों में से कोई एक डिजाइन यहाँ बना हुआ है। तो क्या कंडीशन थी, अगर उन तीनों में से कोई एक भी डिजाइन हो, तो HBr का जो Br होगा, HX का जो X होगा, इट गोज विथ दिस बेंजाइलिक ग्रुप। तो ये देखो, ये यहां से टूटेगा, ठीक है। कैसे ओरिएंट होगा, H और Br, इस तरह से ये ओरिएंट हो जाएगा। यानी कि बेंजीन CH2 के साथ में Br और CH3O के साथ में H, ठीक है। इस तरह से ये यहां पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इधर देखो, O के अराउंड ये वाला कौन सा ग्रुप है, CH2CH3, क्या हम बोल रहे हैं, इथाइल है, ठीक है। और ये वाला गौर करिए 3 डिग्री एल्काइल है। क्यों है 3 डिग्री एल्काइल, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है वो कार्बन देखिए 3 डिग्री है, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्काइल और इथाइल, क्या कंडीशन थी, 3 डिग्री एल्काइल, बेंजाइल और अलाइल। तो उनमें से एक डिजाइन 3 डिग्री एल्काइल है, तो Cl यानी नेगेटिव आयन, ठीक है, या हैलाइड गोज विथ 3 डिग्री एल्काइल। तो देखिए 3 डिग्री एल्काइल के साथ Cl और H इथॉक्सी के साथ आ गया, ठीक है। तो ये इथेनॉल बन गया, यानी रिएक्शन में बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ और इस तरह से Cl यहां और H यहां, इस तरह से ये ओरिएंट हो गया है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो O के अराउंड देखो, ये डबल बॉन्ड का फर्स्ट नेबर कार्बन अलाइलिक हो गया, अलाइलिक कार्बन से O जुड़ा है, ठीक है। तो क्या मैं इस टुकड़े को बोल दूं ALLYL, इस वैलेंसी से देखना है बच्चों, जो ऑक्सीजन से जुड़ी है, ठीक है, अलाइलिक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। इधर आप गौर करिए, कौन सा है, इथाइल है, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, उन तीनों में से एक डिजाइन है, अलाइल है, तो I गोज विद अलाइल। तो ये I गोज विद अलाइल एंड H गोज विद इथॉक्सी, ठीक है। इथेनॉल यहाँ पे बन गया, यानी बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, I इधर ओरिएंट होगा और H यहाँ पर ओरिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा, मैंने इसमें एक काम किया, ये जो अलाइल था ना, ये ग्रुप, इसको मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया। देखो
इतने टुकड़े का डिजाइन आपको अलाइल जैसा ही दिख रहा है, डबल बॉन्ड का फर्स्ट नेबर, लेकिन ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड जुड़ा है? क्या ये ग्रुप अलाइल है? ये ग्रुप डबल बॉन्ड और उसके बाहर एक और कार्बन है, फर्स्ट नेबर है, क्या ये इसके जैसा अलाइल कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? आपको देखना है ऑक्सीजन कौन से कार्बन से जुड़ा है। ऑक्सीजन तो इटसेल्फ डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, और डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? विनाइल। ठीक है, तो आप इसे अलाइल नहीं कह सकते, आप इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन विनाइलिक कार्बन से जुड़ा है। यहां पर ऑक्सीजन अलाइलिक कार्बन से जुड़ा था। ठीक है, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा? VINYL, और ये वाला कौन सा है? मिथाइल है। अब देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल में उन तीनों में से कोई एक डिजाइन है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है? तीनों में से एक भी नहीं है ना 3 डिग्री अल्काइल है, ना यहाँ पे बेंजाइल है, ना यहाँ पे अलाइल है। तो ऐसे में क्या कंडीशन थी? नेगेटिव आयन गोज या X या हैलोजन गोज विद द स्मॉलेस्ट R ग्रुप। स्मॉलेस्ट कौन है? मिथाइल है, तो मिथाइल के साथ में Cl आ जाएगा, और इसके साथ में ये जो मॉलिक्यूल है ये इट्स CH डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, एंड ये OH आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर CH पे 2 मिथाइल है, क्या मैं बोल दूं 2 डिग्री अल्काइल है? ठीक है, और इधर देखिए मिथाइल है। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2 डिग्री, और ये वाला हो गया मिथाइल। क्या उन तीनों में से कोई एक डिजाइन है? नहीं है। तो नेगेटिव आयन यानी हैलोजन गोज विद द स्मॉलेस्ट कार्बन यानी मिथाइल के साथ ब्रोमीन, और बचे हुए ग्रुप के साथ में OH आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस शॉर्टकट को आप अप्लाई करेंगे। रिएक्शन के मैकेनिज्म पर आते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है तब तो आप शॉर्टकट से ही कर दीजिए, लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि मैकेनिज्म भी लिखना है तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। और मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले जो उस शॉर्टकट के अंदर 3 डिजाइन्स थे, कौन से? बेंजाइल था, 3 डिग्री अल्काइल था और अलाइल था। उन तीनों पर क्या होगा, मैंने नीचे लिख दिया, वैसे उन सेम डिजाइन पर SN1 होता है, अदरवाइज SN2 होता है। ये उस ट्रिक के अंदर आपको मॉडिफिकेशन कर लेना होता है अगर मैकेनिज्म से करते हैं। देखो मैकेनिज्म पर बढ़ते हैं, तो HX या से कि हमने HBr डाला, ठीक है, तो HBr में जो H प्लस है वो पहले स्टेप में अटैक करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिजिडिटी डेफिशिएंट पे अटैक करती है। तो इस इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन ने H प्लस पर अटैक किया। ठीक है, अटैक करके इस ईथर को प्रोटोनेट कर दिया। प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस उसमें जुड़ गया। देखो जुड़ने के बाद ऐसा दिखेगा, O पर H और O पे प्लस चार्ज, और 2 लोन पेयर थे, आउट ऑफ 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर अभी भी ब्लिंक करेगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा। अब बच्चों देखो, क्या इस मॉलिक्यूल में प्रोटोनेटेड ईथर में उन तीनों में से एक डिजाइन है? ये रहा 3 डिग्री अल्काइल है। तो जिस साइड पर उन तीनों में से जो भी डिजाइन होता है उधर वाला बॉन्ड को तोड़िए और उसका कार्बोकेटाइन बना दीजिए। कार्बोकेटाइन का मतलब ये वाला प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया और ये जो मॉलिक्यूल था ये लीव कर गया। ठीक है, ये लीव कर गया। क्या लीव कर गया? CH3 CH2OH, ये तो इधर लीव कर गया। ठीक है, और अपना प्लस चार्ज किसको दे गया? इस कार्बन को, यानी ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब बारी है नेगेटिव आयन की। ये नेगेटिव आयन अटैक करेगा सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर और ये बन जाएगा इसका Br। ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म है। ये स्टेप 1 हो गया SN का, ये स्टेप 2 हो गया SN1 का। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कि SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये Br माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जो सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है और फर्स्ट स्टेप में ही टूट रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेटेड ईथर पे फर्स्ट स्टेप होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, SN1 इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो प्रोटोनेशन है, यहाँ तक क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ ईथर है। अब अगर उन तीनों में से एक डिजाइन नहीं है, मतलब कोई किसी भी एक साइड पर वो डिजाइन नहीं है, देखो यहाँ पे O के अराउंड CH3 है, CH2 CH2 CH3 है, यानी मिथाइल एंड प्रोपाइल यहाँ पे दिए हैं। उन तीनों में से एक भी डिजाइन यहाँ पर नहीं है। ऐसे में क्या होगा? पहला स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ ईथर तो सेम ही होगा। देखो O पर H जुड़ गया और ये लोन पेयर आ गया, लेकिन दूसरे स्टेप में अब यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता। जब SN1 नहीं होगा तो SN2 की संभावना है और आपको पता है SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्मॉलेस्ट कार्बन ब्रांच पर
अटैक होता है SN2 का। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस अब क्या करेगा, जो सबसे छोटा कार्बन है उस पर SN2 अटैक देगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट में बात करूं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया। अब देखो ये मिथाइल वाला टुकड़ा किससे जुड़ गया, Br माइनस से अटैच हो गया, क्या बन गया CH3, Br का फॉर्मेशन हो गया और इतना जो टुकड़ा बचा प्रोपेनॉल, प्रोपेनवनॉल बचा, ये प्रोपेनवनॉल यहाँ पर बन गया, ठीक है। अच्छा तो मैं एक बार इसी बात को लिख दिया है यहाँ पे नोट के फॉर्म में कि वो शॉर्टकट के जो तीनों डिजाइन थे उन तीनों पर अगर मैकेनिज्म अप्लाई होता है तो SN1 से होता है, अदरवाइज SN2 अटैक से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5 बहुत ही सिंपल है, ROR आपने लिया ईथर और PCl5 डाला तो ये जो 5 Cl है, 5 में से जो 2 Cl होंगे एक एक R के साथ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। यानी RCl और RCl 2 मोल्स RCl रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा, PCl3 बचा, वो इस O के साथ में क्या बना देगा, POCl3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होगा। एक रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एयर को ही ऑक्सीजन भी लिख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ईथर है, ऑक्सीजन के अराउंड जो दोनों फर्स्ट नेबर्स हैं उन्हें कहते हैं अल्फा कार्बन, उनके नेक्स्ट नेबर्स को कहते हैं बीटा कार्बन। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ईथर आता है तो कोई भी एक अल्फा कार्बन यहाँ पे ले लीजिए, अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज। तो देखो C पर CH2 हुआ करता था, 2 H थे, 2 में से एक H तो एज इट इज रहा, लेकिन दूसरे H में क्या हो जाएगा, C और H के बीच में O सिंगल बॉन्ड O इनकॉर्पोरेट हो गया। O सिंगल बॉन्ड O क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। यानी अक्सर O2 में जब आप देखते हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड और ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। इवन इन लो कंसंट्रेशन भी ये एक्सीडेंटल होता है। तो लैब में अगर ईथर का सैंपल है और अगर हमें उसे यूज करना है तो पहले हमें इस पेरोक्साइड को, हाइड्रोपेरोक्साइड को एलिमिनेट करना होता है, रिमूव करना होता है। तो अब आते हैं इसके रिमूवल मेथड पर। चलिए अब आते हैं कि अगर ईथर के सैंपल में ये पेरोक्साइड बन गया है तो इसे रिमूव करना जरूरी है यूज करने से पहले। और रिमूव तो तब करेंगे जब हमें पता हो कि पेरोक्साइड बना है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है सैंपल को यूज करने से पहले कि हम ये डिटेक्ट करें कि उसमें पेरोक्साइड बना है या नहीं, और अगर बना है तो उसे रिमूव करें, रिमूव करके ईथर को प्यूरिफाई करें, उसके बाद हम उसे यूज करें, अदरवाइज उसे यूज करना एक्सीडेंटल हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पर जो मेथड मैं आपको दे रही हूँ ये मेथड है डिटेक्शन और रिमूवल दोनों का सेम ही मेथड है। मतलब क्या है, पहले ये सीक्वेंस देख लेते हैं उसके बाद ये डिटेल पर हम आते हैं। तो ये हमने एक ईथर का सैंपल लिया, ठीक है। ये सैंपल इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल का क्या मतलब है, इसमें ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड घुला हुआ था, ठीक है। तो इस इम्प्योर सैंपल में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट्स इम्प्योर सैंपल ऑफ इम्प्योर ईथर, ठीक है। इट्स इम्प्योर सैंपल ऑफ ईथर में हमने डाला FeSO4 का सोल्यूशन। FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा ये इम्प्योर ईथर का सोल्यूशन लिया। जो इम्प्योर मतलब उसमें ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड था और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने FeSO4 की डाल दी। FeSO4 में आयरन +2 यानी आयरन अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा था। अब पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग लिंकेज होती है। ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग चीजें हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, वो किसी भी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो जैसे ही आयरन +2 ईथर के सैंपल के पेरोक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, ये जो पेरोक्साइड है इस आयरन +2 के साथ बिजी हो जाएगा, ठीक है। क्या बिजी हो जाएगा, ये पेरोक्साइड इस +2 को ऑक्सीडाइज करने में बिजी हो जाएगा और ये आयरन +2 इज कन्वर्टेड इनटू आयरन +3। तो आयरन +2 को +3 बनाने में ईथर का सारा पेरोक्साइड बिजी हो गया। अब बिजी होकर के जब आयरन +3 बना, इसके अंदर हमने KCNS बाद में डालते हैं, सेकंड स्टेप में KCNS डालेंगे, ठीक है। पोटेशियम थायोसाइनाइड, पोटेशियम S फॉर थायो, CN फॉर साइनाइड, तो पोटेशियम थायोसाइनाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थायोसाइनाइड, ठीक है। कौन सा, पोटेशियम का थायोसाइनाइड। तो ये जो थायोसाइनाइड है आयरन की +3 वैलेंसी पर, इसमें ऐसा है K पे प्लस आयन है और CNS पे माइनस आयन है, ठीक है। तो इसकी 3 वैलेंसी पर तीनों CNS आ जाएंगे, FeCN3 होल थ्राइस।
इसका रेड कलर अपीयर हो जाएगा। अगर KCNS डालने पर रेड कलर अपीयर हुआ मतलब वहां पे आयरन +3 था, आयरन +3 था मतलब वहां पे पेरोक्साइड भी था जिसने +2 को कन्वर्ट करके +3 में बना दिया था। ठीक है, तो यहां पर रेड कलर का आना ये इंडिकेट करता है, ये डिटेक्ट करता है कि ईथर के सैंपल में पेरोक्साइड है। दूसरी बात, इसी कहानी में सारा का सारा पेरोक्साइड यूज हो चुका है, जो पेरोक्साइड था वो यूज हो चुका है इस रेड कलर को बनाने में। तो उसी सैंपल में आप एक्सेस में वाटर डालकर इस रेड कलर को वॉश आउट कर लेंगे। ये जो रेड कलर इस वाटर में आ जाएगा, फिर आप उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, और जो ईथर का फिल्टर कर लेंगे, उसको ऊपर से डिकेंट कर लेंगे, 2 लेयर बन जाएंगी, वाटर की और ईथर की अलग बन जाएगी। ईथर की ऑयली लेयर होती है। फिर उस ईथर को कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर, ठीक है, इट्स ड्राई एनहाइड्रस CaCl2 पर आप उसको ड्राई कर लेंगे तो सारा मॉइस्चर कंटेंट जो ईथर में था वो हट जाएगा और साथ में पेरोक्साइड भी उसमें खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपको प्योर ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है डिटेक्शन और रिमूवल दोनों का कॉमन मेथड है।